हे एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। मेरा नाम है दीपक यादव। देखेंगे 16 अप्रैल 2021 यानी आज की तारीख के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस को। इस वीडियो में हम लोग अलग अलग न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं और इस वीडियो को आप लोग डेली करंट अफेयर का वीडियो भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कशन करने वाले हैं। सो बढ़ते हैं आगे, एक बार नज़र मार लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है हम लोगों को इस वीडियो में। तो सबसे पहले आर्टिकल में हम बात करेंगे ई सेंटा पोर्टल के बारे में। यहाँ पर एक चीज़ करेक्ट कर लेना, ये सेंटा की स्पेलिंग गलत हो चुकी है, तो इसको करेक्ट कर लेना। तो ये पोर्टल क्या है, इसके बारे में जानेंगे, इससे क्या फ़ायदा होगा, किसको फ़ायदा होगा, किसने इसको इनॉग्रेट किया है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। और ध्यान से सुनना, यहाँ पे जितने भी आर्टिकल्स होंगे हम लोग उसको तो डिस्कस करेंगे ही, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड एमसीक्यू को भी सॉल्व करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं पोषण ज्ञान के बारे में। तो ये क्या है, बेसिकली न्यूज़ के अंदर क्यों है, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है लोगों को। उसके बाद पीएलआई स्कीम यानी जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स होती हैं, इनका क्या फ़ायदा होगा ड्रग्स को लेकर यानी मेडिसिन को लेकर। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे स्कीम के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये जो क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आज के टाइम पर, चाहे अगर हम बात करें एंडेमिक स्पीशीज़ हो गई या फिर प्लांट्स हो गए, उनके ऊपर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंडियन राइनो विजन 2020 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो विजन है ये हमारा पूरा हो चुका है, यानी कि हमने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया था, वो ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा हो चुका है। तो डिस्कस करेंगे ये क्या था, इसको कब लॉन्च किया गया था, इससे क्या फ़ायदे हुए हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं 2001 का मार्स ओडिसी स्पेसक्राफ्ट के बारे में। ये कौन सी का एजेंसी का इनिशिएटिव है और इससे क्या फ़ायदा हुआ है हम लोग को, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, क्यों है न्यूज़ के अंदर। उसके बाद हम बात करने वाले हैं एट दी लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, नैनो स्निफर के बारे में। तो ये दुनिया का एक माइक्रो सेंसर एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्निफर बनाया गया है हमारी कंट्री के द्वारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको फ्रेम करके यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले सभी लोग के लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोगों को देना है। एटलीस्ट सभी लोगों को इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कल हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। यहाँ पे बात करी गई है, हु अमंग द फॉलोइंग विल एज्यूम द चार्ज ऑफ ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सीधा सीधा यहाँ पे आपको ये बताना है, अभी हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट करे गए हैं, वो कौन है, आपको उनका नाम बताना है। ढेर सारे ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे, बीला राजेश, कपिल देव त्रिपाठी, सुशील चंद्रा या फिर संजय अग्रवाल। सही आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। देखो, इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करा करो, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ना। अभी तक आपने स्टडी ग्लोस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा, और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आप डेली बेसिस पे जो ये वीडियो के नोटिफिकेशंस हैं वो आ पाएँ आपके पास। नाउ यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, यहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। नाउ आते हैं फर्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है ई सेंटा पोर्टल के बारे में। अब ये जो पोर्टल है, इसको हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है, इसका उद्घाटन किया है। एक तरीके से आप कह सकते हो ये इन्हीं का ही इनिशिएटिव है। अब यहाँ पे जो पोर्टल है, इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तरीके से जैसा कि आप देख पाओगे अमेजोन से आप सामान वगैरह परचेज कर सकते हो, है ना, उसी तरीके से ये पोर्टल काम करने वाला है। इससे एक्वा फार्मर्स को बेनिफिट्स होंगे, साथ ही साथ एक्सपोर्टर्स को भी बेनिफिट्स होंगे। चलो मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं, ये यहाँ पे आर्टिकल आया था, पीयूष गोयल इनॉग्रेट्स ई सेंटा। नाउ मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये मान लो एक पोर्टल है, और इस पोर्टल में एक तरफ होंगे फार्मर्स और दूसरी तरफ होंगे एक्सपोर्टर्स। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, फार्मर्स को अपना जो भी एक्वा प्रोडक्ट है, ध्यान से सुनना, ये जो फार्मर्स होंगे ये एक्वा फार्मर्स होंगे, जो कि अपने फिशरीज वगैरह, जो मछली श्रिम्स वगैरह, ये सारी चीज़ें ग्रो करते हैं। ठीक है, अब इनको ये सेल करना है। अब सेल करने के लिए क्या होता था, अभी तक ये लोग किसी और को सेल करते थे, फिर वो दूसरा बंदा जाके तीसरे को सेल करता था, फिर जाके वो एक्सपोर्टर के पास जाता था। इस तरीके से ये लंबा चौड़ा प्रोसेस हमेशा की तरह चलता रहता था। नाउ अब क्या हो गया, ये पोर्टल आ जाएगा, तो इसमें क्या होगा, जो फार्मर्स हैं ये अपने एक्वा प्रोडक्ट्स को इसमें रजिस्टर कर देंगे। कौन सा इनका प्रोडक्ट है, कौन सी फिश है, कौन सी क्वालिटी की है, कितनी क्वांटिटी है इसकी, ठीक है, ये सारी चीज़ें, इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस जो हैं इस पोर्टल पर चढ़ा दी जाएंगी। अब एक्सपोर्टर यहाँ पे विजिट कर कर यहाँ पे डील कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोर्टर को पसंद आएगा, यहाँ पे एक्सपोर्टर जो है परचेज कर सकते हैं डायरेक्टली फार्मर से। तो आप कह सकते हो जो बीच के बहुत सारे मिडल मैन्स होते हैं वो सबको ख़त्म कर दिया गया है। अब यहाँ पे डायरेक्टली जो फार्मर्स हैं
वो अपने एक्वा प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली एक्सपोर्टर को सेल कर सकते हैं। ओके, इससे ये बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है फार्मर्स को, और इससे इनकम भी इंक्रीज होगी फार्मर्स की। ओके, नाउ यहाँ पे आप क्या क्या फ़ायदे होंगे उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देख पाओगे फार्मर्स को तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि उनको एक बेटर प्राइस मिल पाएगा। फार्मर्स अपनी तरफ से प्राइस सेट कर पाएंगे और अपनी डील अपने आप एग्जैक्टली वे में कर पाएंगे। उसके बाद देखो एक्सपोर्टर को भी फ़ायदा होगा, इनको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा और वो डायरेक्टली परचेज कर रहे हैं। और यहाँ पे एक जो ट्रेसिबिलिटी है ना, इसका फीचर मिल जाता है हर एक एक्सपोर्टर को। ट्रेसिबिलिटी का फीचर क्या है, मतलब कि एक्सपोर्टर के पास कोई भी फ़िश आई, उसमें कोई कमी हुई, तो वो किसको ढूंढेगा? पहले तो भाई ये फ़िश ओरिजिन कहाँ से हुई है, मतलब किसने बेची थी, सबसे पहले उसको ढूंढा जाएगा। पहले प्रोसेस ये बहुत मुश्किल हो जाता था, पहले बहुत हार्ड वर्किंग हो जाता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, सिंपल है भाई, यहाँ पर इस फार्मर से परचेज़ किया था तो हम जाकर यहाँ पर बता सकते हैं कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। ओके, तो सिंपल हो गया, यहाँ पे ट्रेसिबिलिटी का काम भी होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से सुनना एक चीज़, अब यहाँ पे मैंने जैसा बताया बीच में कोई मिडलमैन नहीं है, ये पोर्टल हो गया, यहाँ पे ये फार्मर हो गया और ये एक्सपोर्टर हो गया। अब फार्मर ने अपना प्रोडक्ट बेचा यहाँ पर, और एक्सपोर्टर ने इसको खरीद लिया। ऑब्वियस सी बात है, फ्री में थोड़ी ना बेचा है, यहाँ पे एक्सपोर्टर पेमेंट करेगा। अब जब एक्सपोर्टर पेमेंट करेगा तो बीच में यहाँ पर एक बंदा है, कौन है? वो है नाक्सा। ठीक है, नाक्सा क्या है मैं भी आपको बताऊंगा, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर। तो ये क्या करेगा, इस पेमेंट को लेगा और इस पेमेंट को लेने के बाद जो है फार्मर्स को दे देगा। अब ध्यान से एक चीज़ और सुनना जो कि मेंशन नहीं है आर्टिकल के अंदर, वो क्या है? सबसे पहले मान लो फार्मर को ये सामान बेचना है तो एडवांस पेमेंट आ जाएगी फार्मर के पास 25%, और बाकी पेमेंट कब आएगी? जब फार्मर्स अपना प्रोडक्ट सब पूरा का पूरा सेल कर देंगे, किसको? एक्सपोर्टर को। ओके, तो ये कंप्लीट है ई सेंटा पोर्टल के बारे में। आई होप आप लोगों को पूरी जानकारी इस पोर्टल के बारे में मिल गई है। नाउ अब जो ये ई सेंटा पोर्टल है, इससे काफ़ी सारे बेनिफिट्स होंगे। जो फार्मर्स होंगे उनकी जो इनकम है, ठीक है, उनकी जो आय है वो काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आएगी। रिस्क जो है वो कम होगा, और जो भी प्रोडक्ट है या फिर मार्केट है उसके बारे में जागरूकता फैलती हुई नज़र आएगी, और इनकम बढ़ेगी, ये हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद यहाँ पे जो भी कोई गलत काम हो रहा है, रॉन्ग प्रैक्टिस हो रही है, तो उसके खिलाफ यहाँ पे स्टेप भी उठाया जाएगा, प्रोटेक्शन भी मिलेगी। उसके बाद देखो जो प्रोसेस है वो काफ़ी इजी हो जाएगा, फार्मर डायरेक्टली सेल कर सकता है अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्टर को। ओके, नाउ अब आता है यहाँ पर इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है ई सेंटा पोर्टल से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट बात करता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है जो कि आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जहाँ पे एक्वा फार्मर्स और बायर्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हमने इसी के बारे में डिस्कस किया था। सेकंड यहाँ पे बोलता है ये एक इनिशिएटिव है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, नहीं ये गलत है, ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का आप कह सकते हो इनिशिएटिव है, तो सेकंड स्टेटमेंट हो जाता है गलत। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए 1 ओनली। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। देखो कभी कभार क्या होता है ना, मैं यहाँ पर फ्लो में ऑप्शंस मुंह से गलत निकल जाते हैं, ठीक है, तो फिर आप उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लिया करो। कल ऐसा हो गया था, एक जो है क्वेश्चन उसका जो आंसर है वो थोड़ा सा मैंने शायद गलत बता दिया था, मतलब पढ़ा सही था मैंने और उसका जो ऑप्शन है वो गलत बोल दिया था। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा कभी ऐसा हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बता दे करो और थोड़ा सा मैनेज भी कर लिया करो। ओके, हो जाता है कभी कभी ना। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं सेकंड आर्टिकल की तरफ। यहाँ बात करी गई है पोषण ज्ञान के बारे में। तो जो ये नीति आयोग है, एक तरीके से इन्हीं का इनिशिएटिव है ये पोषण ज्ञान। नीति आयोग ने पार्टनरशिप करी किस किस के साथ? बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, उसके साथ साथ जो सेंटर फॉर सोशल बिहेवियरल चेंज है, ये काम का नहीं है आपका किस किस के साथ पार्टनरशिप करी गई है, कोई मतलब नहीं। मतलब है हम लोगों को ये पोषण ज्ञान है क्या, ये बेसिकली एक डिजिटल रेपोजिटरी है। अब यहाँ पे डिजिटल रेपोजिटरी का मतलब ये है, देखो डिजिटल वे में रेपोजिटरी मतलब जहाँ पे आप सारा सामान इकट्ठा कर सको, कलेक्ट कर सको। तो एक तरीके से यहाँ पर एक तरीके से डिजिटल वे में मान लो कोई वेबसाइट होगी जहाँ पर आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। किस चीज़ से रिलेटेड? हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड। ये ध्यान रखना, हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको इस पोषण ज्ञान के ऊपर मिल जाएगी। नाम से ही सुन लो, पोषण ज्ञान, पोषण से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा ये। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे indiaeducationary.com का आर्टिकल है, नीति आयोग लॉन्चेस पोषण ज्ञान अ डिजिटल रिपोजिटरी ऑन न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत सारे आर्टिकल्स पीआईबी से भी लिए गए हैं, ठीक है, और ये काफ़ी सारे न्यूज़पेपर में भी आते हैं, तो हम लोग बहुत ही अलग वे में अपना ये न्यूज़पेपर एनालिसिस लेकर चलते हैं। अब यहाँ पे बात क्या करी गई है, जो ये पोषण ज्ञान रिपोजिटरी है इसमें आपको 14 लैंग्वेजेस देखने को मिल जाएंगी। न्यूट्रिशंस के बारे में पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ें न्यूट्रिशियस हैं, और जो भी यहाँ पर ज्ञान होगा आपको पोषण के प्रति वो आपको मिल जाएगा।
नाउ जो कंटेंट है यहाँ पर रिपोजिटरी का, ये कौन अपलोड करने वाला है, ये जो सोर्स किया जाएगा वो किससे लिया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से यहाँ पे कंटेंट लेने वाले हैं हम लोग। अब ये जो रिपोजिटरी है इसके अंदर एक बहुत ही बेस्ट फीचर है, वो है क्राउड सोर्सिंग का फीचर। इसमें क्या होगा, आप हो मैं हूँ, हम लोग मिलकर भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसमें अपलोड कर सकते हैं, अपना कम्युनिकेशन मटेरियल डाल सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। अब सबमिट करने के बाद एक कमेटी बैठी होगी, वो कमेटी रिव्यू करेगी, हाँ भाई सही चीज़ है या नहीं है, देन उसके बाद सही होगा तो उसको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से हमारी एक रिपोजिटरी होने वाली है। नाउ अब इसके रिगार्डिंग बनता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, पोषण ज्ञान के रेफरेंस में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है ये एक नेशनल डिजिटल रेपोजिटरी है हेल्थ और न्यूट्रिशन को लेकर, बिल्कुल सही है, हमने इसको अभी डिस्कस किया है। सेकंड बोलता है ये एक इनिशिएटिव है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो सेकंड स्टेटमेंट हो जाता है गलत क्योंकि ये नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। ओके, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है पीएलआई स्कीम फॉर ड्रग्स के बारे में। पीएलआई स्कीम क्या होती है, ये होती है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, यानी कि मान लो जो सरकार है वो क्या करेगी, कोई कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, उसको ये चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है। अब सरकार को उसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है, मान लो एक कंपनी इसको मैन्युफैक्चर अभी नहीं कर रही है, ठीक है, इसको आप कह सकते हो इसका ग्रोथ नहीं हो रही है, तो क्या करेगी सरकार, इसके लिए स्कीम निकाल लेगी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, या मतलब कि जो कंपनी है अगर ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगी तो इसके बदले में सरकार इनको इंसेंटिव देगा, पैसा मिलेगा, ठीक है, और काफ़ी हाई अमाउंट, बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी काम करेगी भाई, फिर उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग करेगी। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये लाई जा रही है किसके लिए, ताकि जो हमारा आज के टाइम पर अपने जो ड्रग्स इंटरमीडिएट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर कर सकें। ड्रग्स इंटरमीडिएट्स हो गए, या फिर की स्टार्टिंग मटेरियल्स हो गया, या फिर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हो गए, ये हमारी कंट्री के अंदर इनका प्रोडक्शन नहीं होता है, तो हम इसको प्रोडक्शन करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे मेडिकल डायलॉग्स का आर्टिकल है, यहाँ पे बोला गया 16 एप्लीकेशंस क्लियर करे गए इस स्कीम के अंडर, यानी कि 16 प्लांट्स को सेटअप किया जाएगा, 16 इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जाएगा, और इसमें इन्वेस्टमेंट भी लगाया जाएगा। इन्वेस्टमेंट होगा, अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। देखो प्लांट्स लगेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ पर काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत होगी तो उनको हम लोगों को पैसा पे करना पड़ेगा, यानी कि रोज़गार भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लगभग 1 अप्रैल 2023 से, तो उसके बारे में बताया गया है। नाउ अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, हम लोगों को ये प्रोजेक्ट क्यों लगाना है, हम लोगों को ये जो ड्रग्स इंटरमीडिएट्स हैं इनको क्यों मैन्युफैक्चर करना है। ये ड्रग्स इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ आगे। तो देखो जो हमारी इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ये पूरे दुनिया के अंदर 3rd लार्जेस्ट नंबर पर आती है, 3rd लार्जेस्ट नंबर पर, उसका वॉल्यूम देखें सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। लेकिन उसके बाद भी जो कंट्री है हमारी वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है, जो रॉ मटेरियल होता है ना, मेडिसिन के अंदर जो रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब कि हम लोग वर्ल्ड के अंदर पूरे दुनिया में 3rd लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग रॉ मटेरियल को पहले बाहर से परचेज करते हैं, बाहर से खरीदते हैं, फिर उसके बाद मेडिसिन को प्रोड्यूस करते हैं। अब क्या होगा, ये जो रॉ मटेरियल है इसको ही ड्रग इंटरमीडिएट्स बोला गया है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ड्रग इंटरमीडिएट्स आर द ड्रग्स यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग्स। तो रॉ मटेरियल्स की तरह इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या होगा, इस रॉ मटेरियल को हम अपनी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर करेंगे ताकि ये जो डिपेंडेंसी है, मतलब कि हम लोग जो इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर वाली कंट्री से, वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से हम लोग इसका भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमारी कंट्री काफ़ी हद तक ग्रो करेगी, और जो है हम लोग पूरी तरह से मेडिसिन को अपने कंट्री के अंदर डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन क्या है, जो ये पीएलआई स्कीम है इसका रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा, ताकि जो हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है उसको हम प्रमोट कर सकें। बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम अपनी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है जो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ये 3rd लार्जेस्ट है पूरे दुनिया के अंदर। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हमने इसको अभी देखा था। तो करेक्ट आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। ओके,
नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज काफ़ी हद तक नज़र आता है। क्लाइमेट चेंज का बेसिकली मतलब क्या है, जो आज के टाइम पर टेम्परेचर है हमारे कंट्री का, पूरे दुनिया की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर राइज होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी गर्मी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप इस बार का लाइव एग्जाम्पल ले सकते हो। इस साल क्या हो रहा है, अभी जून तो आया नहीं है, लेकिन अभी ही जो है ये गर्मी काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब इससे क्या होगा, जो बायोडाइवर्सिटी है यानी कि जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनके ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का, जो कि पड़ भी रहा है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस जो उनका एमिशन है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता हुआ आ रहा है। तो इसकी वजह से इन प्रजातियों के ऊपर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आप देख पाओगे ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, यहाँ पे बताया गया नई रिसर्च हुई है जिसमें जो बहुत सारी एंडेमिक स्पीशीज़ हैं वो एकदम एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी अगर हम लोगों ने इस पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं किया तो। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो प्लैनेट पर, यानी जो हमारा पूरा पृथ्वी है उसकी जो हीट है वो लगभग बढ़ती जा रही है 3 डिग्री सेल्सियस से। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो ये एंडेमिक स्पीशीज़ हैं, एंडेमिक स्पीशीज़ कौन सी होती है, जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में मिले, यानी इस पर्टिकुलर एरिया के अलावा वो प्रजाति कहीं नहीं मिलती। तो ये स्पीशीज़ को काफ़ी ज़्यादा खतरा पहुंच चुका है। जो भी हमारे आप देख पाओगे लैंड पर रह रही हैं या फिर कुछ पहाड़ों में ऐसी स्पीशीज़ मिलती हैं, कुछ एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इन सब को इस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, और जो कि आज के टाइम पर हम लोग, ये हमारा काम है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्लाइमेट चेंज हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब जो ये एंडेमिक स्पीशीज़ हैं, आप कह सकते हो इनको काफ़ी बड़ा खतरा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। जैसे कि लेमुर हो गया, लेमुर एक प्रजाति आपको देखने को मिलेगा, जानवर है जो कि काफ़ी यूनिकली मिलता है मडागास्कर के अंदर। उसके बाद स्नो लेपर्ड हो गए, ये सब जानवरों को काफ़ी ज़्यादा खतरा पहुंच रहा है इससे, और जानवरों को तो पहुंच ही रहा है, साथ ही साथ हम लोग बात करें मेडिकल प्लांट्स। अब ये मेडिकल प्लांट्स कौन से होते हैं, यानी कि ऐसे पौधे जो कि आपकी तबीयत को सही करें। जैसे कि कुछ किसी किसी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, तो ये जो प्लांट है जिसका नाम बताया गया यहाँ पर लीचेन लोबैरिया पिंडरेंसिस, तो इससे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम कम हो सकती है। तो ये प्लांट्स भी खत्म हो रहे हैं इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये बोला गया है कि हमने कुछ क्लाइमेट गोल्स को सेट किया था जब पेरिस एग्रीमेंट किया गया था, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट किया गया था। तो उसमें गोल ये सेट किया गया था कि जो पृथ्वी की पूरे अगर हम बात करें हीट है, गर्मी है, उसको हम लोग 2 डिग्री सेल्सियस से डाउन कर देंगे, और यह लगभग हमारा जो आइडियली है वो है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लेकर चलेंगे अगर हम अब उसको बेस लाइन से कंपेयर करें तो। लेकिन आज के टाइम पर हम लोग अपर चल रहे हैं इससे, यानी गर्मी और ज़्यादा बढ़ती भी जा रही है। ठीक है, नाउ अच्छा हमने यहाँ पे इसका क्वेश्चन नहीं लगाया, चलो कोई बात नहीं, इसका क्वेश्चन मैं लगाना भूल गया हूँ। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग अपनी तरफ से बना लेते हैं। अब क्वेश्चन इसका यही बताना है इसका कि देखो जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है इसको कब साइन किया गया था, आप लोगों को बताना है कौन से ईयर में इसको साइन किया गया था। ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ बात करी गई है इंडियन राइनो विजन 2020 के बारे में। नाउ ये जो विजन है यहाँ पे आप देख पाओगे, ये इस विजन को हम लोग बहुत पहले लेकर आए थे, 2005 में लगभग इसको हम लेकर आए थे। इस विजन का मेन मकसद ये था कि जो आसाम के अंदर राइनो की पॉपुलेशन एक टाइम पर काफ़ी हद तक गिर रही थी, तो उन पॉपुलेशन को हम लोग वापस से ग्रो करें, उन जनसंख्या को राइनो की वापस से हम लोग बढ़ाएं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे उसी के लिए क्या करा गया था, आसाम का जो मानस नेशनल पार्क है वहाँ पर 2 राइनो को, एक मेल राइनो और एक फीमेल राइनो, उनको वहाँ पर छोड़ दिया गया था जिससे कि वहाँ की पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करा जा सके। और कहाँ से लेके गए थे उन राइनोस को, वो पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से लेकर गए थे, जो कि थोड़ी सी दूर में वहीं पे मिलेगी। ठीक है, नाउ आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल था, यहाँ पे बताया गया जो ट्रांसलोकेट किया गया था आसाम के अंदर राइनोस को, हमारा विजन जो था 2020 तक हम राइनो की पॉपुलेशन को 3000 से प्लस कर सकें, वो विजन हमारा पूरा हो चुका है। और अब जो ये हमने विजन सेट किया था IRV इंडियन राइनो विजन 2020, तो इसको भी हम लोग पूरी तरह से कह सकते हो कि कंप्लीट कर चुके हैं, नाउ ये ख़त्म हो चुका है। इसके बारे में बात करें तो ये जो विजन है इसको हमने डिज़ाइन किया था 2005 में कि हम 2020 तक 3000 राइनोस की पॉपुलेशन को पूरा कर पाएंगे आसाम के अंदर। आज के टाइम पर ये 3000 से ज़्यादा क्रॉस हो चुके हैं, मतलब हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे इससे बहुत कुछ फ़ायदा भी हुआ है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे ऑब्वियस सी बात है, जो मानस है, मानस नेशनल पार्क है, इसमें पहले ये पॉपुलेशन देखने को मिलती थी, लेकिन पहले पॉपुलेशन काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी, और इसको जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया हुआ था वो भी ले लिया था, वो भी छीन लिया गया था इस पूरे नेशनल पार्क से। लेकिन अब आप देख पाओगे जो पॉपुलेशन है वो वापस से आ चुकी है यहाँ पर राइनोस की, तो उसकी वजह से जो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग है वो वापस से मिल चुका है इस पार्क को। ओके, नाउ अब बनता है यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बात करी गई है
इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज मानस नेशनल पार्क लोकेटेड, इनमें से कौन से राज्य के अंदर मानस नेशनल पार्क लोकेटेड है? ये हमने अभी डिस्कस किया, आसाम के अंदर। ठीक है, आसाम के अंदर ये विजन हम लोग लेकर चल रहे हैं। ओके, नाउ उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये वाला ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखना है, उसके बाद इसका भी काम खत्म है। देखो 2001 में हमने मार्स ओडिसी करके स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था, और ये इनिशिएटिव था नासा का। नासा के बारे में आप लोग जानते होंगे, यूएस की एक स्पेस एजेंसी है, उसने यहाँ पे लॉन्च किया था। नाउ अगर हम लोग बात करें, देखो इसको 20 साल हो गए हैं। 20 साल पहले हमने साल 2001 में इसको लॉन्च किया था। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, यहाँ पे आप देख पाओगे लाइव मिनट का ये आर्टिकल है, इसके अंदर बताया गया नासा ने कुछ इमेजेस दिए हैं। देखो ये जो स्पेस क्राफ्ट है कहाँ पे लॉन्च किया गया था? मार्स पर। ठीक है, मंगल ग्रह पर। तो यहाँ पे हमने क्यों लॉन्च किया था? ताकि हम वहाँ पे कुछ चीज़ों को रिसर्च कर सकें। तो ऑब्वियस ही बात है 20 साल उस प्रोजेक्ट को हो चुके हैं, और हमारे पास कुछ इमेजेस आई हैं जो कि नासा ने दी हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे लाइव मिनट के अंदर इमेजेस देखने को मिलेगी। कुछ इस तरीके की इमेजेस वहाँ पर देखने को मिली हैं। वहाँ पे सैंड ड्यून्स देखने को मिले हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया है। मतलब यहाँ पे प्रतीत ये भी होता है कि देखो हो सकता है वहाँ पर वाटर प्रेजेंट हो। ठीक है, इस चीज़ की अपेक्षा हम लोग करते हैं, और यहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर और भी ज़्यादा रिसर्च चल रही है। तो ये जो नासा का मार्स ओडिसी स्पेसक्राफ्ट था, इसको लॉन्च किया गया था 20 साल पहले। ठीक है, 7 अप्रैल को साल 2001 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, ताकि हम लोग रेड प्लैनेट है उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क कर सकें, और वहाँ पर और भी चीज़ों के बारे में रिसर्च कर सकें, और भी चीज़ों के बारे में पता लगा सकें। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इतना आर्टिकल है जो कि आपको ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, मार्स ओडिसी स्पेसक्राफ्ट ये अभी आपको न्यूज़ के अंदर देखने को मिला है हाल ही में, ये किसका इनिशिएटिव है? जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये इनिशिएटिव है नासा का। ठीक है, तो नासा का इनिशिएटिव है। फुल फॉर्म क्या है नासा की? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें, एक है इसरो। नीचे आप देख पाओगे इसरो किसका इनिशिएटिव, सॉरी इसरो कहाँ की एजेंसी है? इसरो भारत की एजेंसी है। ठीक है, और ऊपर आप देख पाओगे वो है जाक्सा। जाक्सा कहाँ की एजेंसी है? वो जापान की एजेंसी है। इसरो की पहली फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नासा की हमने कवर कर ली, इसरो की हमने देख ली। जाक्सा की फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ये जापान की एजेंसी है। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट आंसर हो गया हमारा बी, नासा। ओके, नाउ उसके बाद आते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है नैनो स्निफर के बारे में। ओके, नाउ यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो बराबर में डिवाइस आपको देखने को मिल रहा है, इसको बनाया गया है। तो जो हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक साहब, इन्होंने लॉन्च किया है इस नैनो स्निफर को, और ये दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर है। एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर, इसके नाम से याद रखना, मतलब कि जो विस्फोटक होते हैं, विस्फोटक को डिटेक्ट कर सकता है ये आराम से। ठीक है, तो विस्फोटक को यहाँ पर डिटेक्ट कर पाएगा क्या? ये जो डिटेक्टर है हमारा, ये आप देख पाओगे पीआईबी का आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। नैनो स्निफर के बारे में यहाँ पे बताया गया है, और इसको 100% इंडिया के अंदर पूरी तरह से डेवलप करा गया है। तो हमने अपनी कंट्री के अंदर इसको बनाया है। अब जो ये कोई भी विस्फोटक होगा उसको ये आराम से डिटेक्ट कर पाएगा लगभग 10 सेकंड के अंदर अंदर, और आइडेंटिफाई करने के बाद बता देगा कि ये विस्फोटक कौन सी कैटेगरी का है। ठीक है, कौन सी क्लास के अंदर आता है, कौन सी कैटेगरी का है। तो आप कह सकते हो हम लोग कितनी आगे निकल चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो कोई भी टाइप का किसी भी क्लास का ये विस्फोटक हो, चाहे वो मिलिट्री हो, कन्वेंशनल हो, होममेड हो, सबको यहाँ पे ये डिटेक्ट कर पाएगा। काफ़ी बेनिफिट इसके देखने को मिल जाएंगे हम लोगों को। ये विजिबल और ऑडिबल अलर्ट्स देगा, मतलब हम लोगों को जो भी अलर्ट देना होगा ये विजिबल टाइप में और ऑडिबल टाइप में, दोनों ही टाइप्स में हम लोगों को ये अलर्ट करेगा। ओके, यहाँ भाई यहाँ पर ये विस्फोटक है, ये एक विस्फोटक है, और ये इस कैटेगरी का विस्फोटक है। अब जो ये नैनो स्निफर है ये 100% इंडिया के अंदर बनाया गया है पूरी तरह से। अगर हम लोग बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे, यहाँ पे पूरी तरह से इसको हमने डेवलप किया है, और डेवलप करा गया है किसके द्वारा? नैनो स्निफ टेक्नोलॉजीज़ एंड आईआईटी बॉम्बे इंक्यूबेटेड स्टार्टअप के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब इससे क्या है कि हमने इसको अपनी कंट्री के अंदर डेवलप किया है, तो इससे हम लोग अपनी कंट्री के अंदर क्या कर सकते हैं, इसकी जो पहली बार प्राइस वगैरह है वो काफ़ी कम रहने वाली है, और हम ईजिली जो है इसको अफोर्ड भी कर सकते हैं, और जो है आने वाले टाइम पे हम लोग उसको बाहर भी दे सकते हैं, है ना। नाउ उसकी तरफ अगर हम बात करें, इस आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा बनता है कि ये नैनो स्निफर क्या है, जो कि हाल ही में आपको न्यूज़ में देखने को मिला था। ये एक सैटेलाइट है जो कि चाइना लॉन्च करी है, या फिर सुपर कंप्यूटर है, या फिर दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव डिटेक्टर है। तो करेक्ट आंसर आप समझ गए होंगे, आंसर नंबर यानी ऑप्शन नंबर सी है हमारा, वो है वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर। ओके, तो यहाँ पे ही हो गया करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।